ठीक है। तो हुमायूं के बारे में पढ़े थे। हुमायूं का जो युद्ध होता है पेंचूसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, दो युद्ध बताए थे आपको हुमायूं का। बाबर के बाद हुमायूं, इसी बीच जो है एक नया वंश उभर कर आता है जिसका नाम क्या है, सूरवंश, है ना। हुमायूं के समय में ही एक नया वंश उभर कर आता है, सूरवंश, जो बीच में ही मात्र इसका 15 वर्ष का शासन चलता है। मात्र इसका शासन जो है वो 15 वर्षों तक है सूरवंश का। सूरवंश के संस्थापक रूप में अगर जानते हैं तो शेरशाह सूरी, ये कम समय में ही अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार कर लिए थे, अपने साम्राज्य का आधिपत्य जमा चुके थे। ठीक है। शेरशाह सूरी 40 से 45 के टर्म है पूरा। अगर सूरवंश तो 40 से लेकर 55 तक। तो 55 में आपको पता है कि 55 ने बताए थे मच्छीवाड़ा का युद्ध, ये पता था आपको सरहिंद का युद्ध, है ना। उसके बाद हुमायूं का फिर से दिल्ली के सत्ता पर वापसी हो जाता है ना। आज हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में जिन्होंने कि सूरवंश की स्थापना किया, है ना। तो बता दें कि इसका जन्म के बारे में मतभेद है कि जन्म जो है कहीं पर आपको 1472 मिलेगा, कहीं पर 1486 मिलेगा। जन्म के बारे में दो मतभेद है, 1472 भी और 1486 भी। ठीक है। तो दो डेट है लेकिन डेट पूछता नहीं है, जो कंफ्यूज डेट रहता है हिस्ट्री में वो डेट नहीं पूछा जाता। ठीक है। ये कथन है आपका परमात्मा शरण इतिहासकार है, परमात्मा शरण, इसके द्वारा जो कहा गया जिसका जन्म 1472 में हुआ है। एक इतिहासकार है कानूनगो, डॉक्टर कानूनगो के अनुसार कहा गया कि इसका जन्म जो है 1486 में। ठीक है। जगह में भी मतभेद है, कोई कहता है होशियारपुर पंजाब में हुआ है, कोई कहता है बिहार के सासाराम में हुआ है। सासाराम, बिहार के सासाराम के जमींदार के ये पुत्र, है ना। पिता का नाम था हसन खां, पिता का नाम हसन खां। सासाराम बिहार में, ये दक्षिण बिहार का क्षेत्र है आपका सासाराम। ठीक। तो कहीं कहीं आपको सासाराम मिलता है, कहीं कहीं दिया गया होशियार, है ना, होशियारपुर वो पंजाब का क्षेत्र। तो दो जगह डेट है, तो जन्म में भी कंफ्यूज है और जन्म स्थान में भी कंफ्यूज है। तो ये डेट कभी पूछता जाकर आपको सासाराम याद रखें। ठीक है। इस तरह इसका जन्म हुआ था और इसका जो लालन पालन है एक जमींदार के यहाँ हुआ, है ना, जो कि एक अपने आप में जमींदारी प्रथा से प्रचलित था वो। तो मेन रूप से इसको प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ही ज्ञान, प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ही शक्तिशाली रूप में प्रचलित हुए पूरे इतिहास में, है ना। सूरवंश देखिए कितने कम समय में, मात्र 15 वर्षों में कितना बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया, इतिहास में एक अपना नाम जोड़ लिया, शेरशाह सूरी। ठीक है। इसके बचपन का नाम की बात करें तो इसके बचपन का नाम फरीद, बचपन का नाम था फरीद, फरीद। बचपन का क्या नाम था, फरीद। में कभी कोई बचपन का नाम पूछता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बचपन का नाम अलग अलग। बचपन का नाम इसका था फरीद खान। ठीक है। पिता का नाम क्या हो गया, हसन खान। एक हसन गंगू है आपका बहमनी साम्राज्य का, वो मत मारिएगा, गंगू और हसन खान में अलग है, अंतर है। ठीक है। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ, 1472 या 1486, वो आपको दिया जाएगा इतिहासकार के अनुसार, अगर देगा तो मारना है। पूछेगा कि परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म कब हो, 1472। पूछेगा डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ, 1486, तो वो इतिहासकार आपका देगा उसमें। ठीक है। पिता का नाम हसन खां, बचपन का नाम फरीद खां। तो जमींदार ही था, तो जमींदार किसके क्षेत्र में था, तो अपने पिता के क्षेत्र में ही था जमींदारी प्रथा। तो सारा इसको नॉलेज वगैरह प्रशासनिक क्षेत्र का, राजनीतिक क्षेत्र का, ये बचपन से ही इसके पास था। ठीक है। बचपन से ही इसके पास था। इसके पिता ने 4 शादियाँ की, इसके
इसके पिता ने 4 शादियाँ की और ये जो था पहली पत्नी का पुत्र था, ये पहली पत्नी का पुत्र था। लेकिन इसके पिता जो थे वो चौथी पत्नी से ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, चौथी पत्नी से ज़्यादा प्यार करते थे और उसके बच्चे को ज़्यादा प्यार करते थे। इसको बहुत कम प्यार मिलता था। ठीक है, इसको बहुत कम प्यार मिलता था। तो ये बचपन से ही जो खिन्न मिजाज के, खिन्न मिजाज समझते हैं ना, खिन्न मिजाज यानी कि झगड़ेलू टाइप का, पूरा खिन्न खिन्न रहना है ना, चिड़चिड़ापन जिसको बोलते हैं, तो ये मिजाज के थे। ठीक है, बचपन से, क्योंकि बचपन में इसके पिता का प्यार जो है नहीं मिला उस तरह से, जो मिलना चाहिए पिता का प्यार वो बचपन से इसको इग्नोर किया गया, नहीं मिला। तो एक अंदर क्रूर भावना, एक खिन्न भावना, एक चिड़चिड़ापन भावना वो बना रहता है। ठीक, क्योंकि इसका प्यार जो है बढ़ गया था, वो 3 सौतेली माँ पिता है कि नहीं, तो लास्ट में होता है वो ज़्यादा प्यार होता है, तो वही था। तो इस तरह से खिन्न था, तो पिता से इसका अनबन बनता नहीं था। लेकिन कुछ समय तक पिता का प्रशासनिक कार्य, राजनीतिक कार्य संभाला। फिर ये भागकर चला जाता है जौनपुर, ये भागकर जो है अपने क्षेत्र से जौनपुर चल जाता है, इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि फरीद खां जो शेर खां के नाम से जाना जाता है, शेर शाह के नाम से, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? तो जौनपुर में। कहाँ पर हुआ? जौनपुर। भाग के जौनपुर चल गया, वहीं पर शिक्षा ग्रहण करने लगे। ठीक है, जौनपुर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि शेर शाह सूरी का शिक्षा कहाँ? जौनपुर में हुआ। जौनपुर का ही एक शासक था, इसका नाम था बहार खां लोहानी। कहीं कहीं लोहानी है, कहीं कहीं नुहानी है। ठीक है, इसमें अंतर नहीं समझे। बहार खां लोहानी, कहीं आपको नुहानी मिलेगा। ठीक है, अफगान ही थे ये लोग, अफगान वंश के। ठीक है, तो बहार खां लोहानी, तो क्या हुआ, कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद अरबी, फारसी, बहुत सारा भाषा का शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये इन्हीं के यहाँ चल गए नौकरी करने के लिए। ठीक है, बहार खां लोहानी के यहाँ, जो कि दक्षिण बिहार का सूबेदार था, उसके यहाँ ये नौकरी करने के लिए चल गए। ठीक है, नौकरी करने के लिए वहाँ चल गए। बहार खां लोहानी कहीं कहीं नुहानी रहते, लोहानी और नुहानी में कोई अंतर नहीं, एक ही व्यक्ति है दोनों। ठीक है, हाँ, लोहानी कहिए या नुहानी कहिए, एक ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो जौनपुर के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने चल गए, वहाँ नौकरी करने लगे। और क्योंकि इसका शिक्षा दीक्षा से ये बहुत प्रसन्न हुए थे कि बहुत तेज तर्रार है, इसलिए उसको नौकरी पर भी रख लिए, है ना। प्रशासनिक क्षेत्र में सारा चीज़ का इसको ज्ञान था बचपन से ही। शिक्षा नौकरी करने लगे। नौकरी करने के उपरांत क्या हुआ, कुछ दिन तक नौकरी किए। ठीक है, दक्षिण बिहार का ये मुख्य शासक के रूप में जाना जाता था। नौकरी करने के बाद तो ये शुरू से ही उस टाइप के व्यक्ति थे कि अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसके मन में हमेशा था कि हम राजा बने। ठीक है, कुछ समय के बाद इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है ना। इससे पहले एक घटना है, इससे क्वेश्चन बनता है कि बहार खां लोहानी ने इसको एक दृश्य देखा कि जब जंगल गया हुआ था फरीद खां, तो एक ही वार में, कहीं कहीं लिखा हुआ कि तलवार से मारा, कहीं कहीं बोला निहत्थे एक शेर को मार दिया, है ना। एक शेर को एक ही वार में मारने के कारण बहार खां लोहानी ने ही शेर शाह को शेर खां का उपाधि प्राप्त दिया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि फरीद खां या शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो इन्होंने, बहार खां लोहानी ने। क्यों दिया? एक ही वार में एक शेर को मार गिराया, इतना वो शक्तिशाली, इतना वो उस तरह तेज कर रहा था, इसीलिए इसको फरीद खां, पहले तो बचपन का नाम फरीद ही खान था, तो शेर खां का उपाधि से सुशोभित किया कि आज से आपका नाम शेर खां, शेर को मारने के कारण। ठीक है, शेर को मारने के कारण इसका उपाधि हो गया शेर। पूछता है कि उपाधि किसने दिया? तो दक्षिण बिहार का जो सूबेदार था बहार खां लोहानी, जिसके यहाँ वो नौकरी कर रहा था, उसी ने इसका उपाधि क्या दिया? शेर खां का उपाधि दिया। ठीक है, चलिए
तो शेर बहार खान लोहानी अपने आप को जो है मोहम्मद शाह के नाम से भी सुशोभित किए थे, अपने आप को मोहम्मद शाह भी बोले थे। मोहम्मद शाह के नाम से ये अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। बहार खान लोहानी तो मूल नाम था ही, मोहम्मद शाह के नाम से दक्षिण बिहार का एक राजा की तरह घोषित हो गया कि स्वतंत्र हैं हम। ठीक है, तो इसको कुछ अच्छा नहीं लगा और ये भाग कर चल गए बाबर की सेना में, है ना, बाबर की ओर मुगल में चल गया ये। आप पढ़िएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में। चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से लड़ा था शेरशाह। चंदेरी के युद्ध में बाबर की ओर से शेरशाह लड़ा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ना, इस युद्ध में शेरशाह बाबर या मुगल साम्राज्य की ओर से लड़ा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी में शेरशाह जो है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में शेरशाह लड़ा था बाबर की ओर से। शेरशाह लड़ा था बाबर की ओर से। ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए उसी समय से ये है ना। सत्ता स्थापित करता है 40 में, बिलग्राम का जो युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध। तो 1528 में चंदेरी के युद्ध में शेरशाह बाबर की ओर से लड़ा था, भाग गया इसके यहाँ से। ठीक है, चंदेरी के युद्ध के दौरान ही देखिए जो सेनापति होता है, किसी भी राजा का सेनापति होता है, उसको सारा उसका पता चल जाता है कि इसका कमजोरी क्या है ना, उसका कमजोरी क्या है उसको पता चलता है। किसको? सेनापति को, जो मेन सेनापति है ना। तो राजा का सारा कमजोरी पता है। इसी तरह शेरशाह को भी मुगल का कमजोरी पता है ना, पता था ये कैसे परास्त हो सकता है, सारा चीज़ को ब्यौरा पता था। ठीक है, तो बाबर को लग गया ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचेगा, वहाँ से भाग के आया है, हो सकता है हमारे विरुद्ध भी कुछ षड्यंत्र रच दे। बाबर ने उसे निकाला, तो वहाँ से भाग के फिर आके यहाँ बहार खान लोहानी के यहाँ काम करने लगा। ठीक है, तो चंदेरी के युद्ध के दौरान कहा कि अगर मेरा भाग्य साथ दे, है ना, चंदेरी के युद्ध के दौरान शेरशाह ने कहा था अगर मेरा भाग्य साथ दे दे और मेरा सौभाग्य मित्र बन जाए तो मुगल को हम कब से बाहर कर दें, मुगल को कब भारत की सरकार से, भारत से बाहर कर दें। ये बोला गया था चंदेरी के युद्ध में शेरशाह के द्वारा। ठीक है, क्योंकि उसको मुगलों का कमजोरी पता है ना। मुगल का वफादार था गफ्फर जाति, एक गफ्फर जाति होता है वो मुगल का वफादार जाति। ठीक, आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, मुगल का वफादार कौन था? ये लड़ाकू जाति होता है, गफ्फर जाति, इसको मुगलों का वफादार कहा गया, मुगलों का वफादार। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जाति जो है इसको एहसास हो गया कि शेरशाह जो है मुगल को भी हटा के अपना सत्ता स्थापित न कर दे, इसीलिए उसको भगा दिया। शेरशाह फिर आ गया कहाँ? बहार खान लोहानी के यहाँ फिर आ गया। ठीक है, फिर से नौकरी करने लगा। कुछ दिन बाद क्या हुआ? बहार खान लोहानी का मृत्यु हो जाता है। कुछ दिन बाद बहार खान लोहानी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसका एक पुत्र था जलाल खान, इसका एक पुत्र था, इसका नाम था जलाल खान। ये अल्पवयस्क था। अल्पवयस्क मतलब बहार खान लोहानी का पुत्र था जलाल खान। बहार खान लोहानी का मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु के उपरांत जो इसका पुत्र था वो अल्पवयस्क था। अल्पवयस्क रहेगा, कम उम्र का रहेगा तो राजा वो घोषित नहीं होता। ठीक है, उसका सारा जो राजपाट था, सारा जो कार्य था वो शेरशाह ही देख रहा, शेर खान ही देख रहा है ना। और उसको प्रधान शासक के रूप में भी नामित कर दिया, यानी कि वजीर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर दिया। ठीक, तो बहार खान की जो पत्नी थी उसका नाम था दूबी बेगम। बहार खान लोहानी पत्नी। ठीक है, अब ये विधवा हो गई है ना, और संरक्षक के रूप में कौन कार्य कर रहा था? शेर खान। ठीक है, तो ये जब मृत्यु हो गया इसका,
उस बीच क्या हुआ, जलाल खां का संरक्षक जलाल खां को शिक्षा ग्रहण यही करवाता था, शेरशाह सारा देख रेख करता था। लेकिन जलाल खां को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, कुछ कारणवश, तो वो अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया उसका, है ना। अफगान सरदारों के साथ जलाल खां कहाँ भाग गया, बंगाल भाग गया, ठीक है, बंगाल भाग गया। अब तो क्या हो गया, शेरशाह अकेला हो गया, शेरशाह क्या हो गया, अकेला साम्राज्य का सत्ता स्थापित करने में इसको और भी सहूलियत हो गई। तब जाके वो दक्षिण बिहार का एक सम्राट घोषित हो जाता है, शेर, ठीक है। तो शेरशाह को दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक, दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक, संस्थापक था कौन, बहार खां लोहानी, ठीक है। संस्थापक कौन था, बहार खां लोहानी जो है संस्थापक था। लेकिन बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र का बंगाल की ओर प्रस्थान करने के बाद मेन सत्ता पूरा किसके हाथों में आ जाता है, शेर खां के हाथों में, और वो जो है पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का शासक बन जाता है, ठीक है। तो दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक बोला गया आपको शेरशाह, इसको बोला गया शेरशाह को। संस्थापक कौन हो गया, बहार खां लोहानी, और वास्तविक संस्थापक जहाँ लगेगा तो शेर, ठीक है, शेर खां वास्तविक संस्थापक। बहार खां लोहानी की विधवा का क्या नाम, दूदू बेगम, है ना। इसी का शादी हो जाता है और दक्षिण बिहार का राजा बन जाता है। हाँ, अब देखिए ये तो शासिका के रूप में थी, लेकिन इसका जो पुत्र था वो भी भाग गया, बंगाल चल गया, ठीक है। तो अकेला प्रधान मेन रूप से तो शेर खां ही था। अब पूर्ण रूप से जो है शेरशाह दक्षिण बिहार का संस्थापक के रूप में वो बन गया, ठीक है। 1530 में इसका एक अभियान होता है, शेरशाह सूरी का चुनार के किले पर आक्रमण, ठीक है, शेरशाह सूरी। और चुनार के किले का जो किलेदार था, जो मेन व्यक्ति था, उसका नाम था ताज खां। ताज खां का मृत्यु हो जाता। जब तक ताज खां था तो चुनार का किलेदार था, यानी चुनार का जो किला था तो उसका पूरा देख रेख इसके हाथ में थे। इसका किसी कारणवश मृत्यु हो जाता ताज खां का। इसकी पत्नी का नाम है लाड मलिका। लाड मलिका। अब देखिए शेरशाह जो है दक्षिण बिहार का पूर्ण रूप से वास्तविक संस्थापक बन गया है ना। चुनार के किले का जो किलेदार था तेज खां, उसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया, ठीक है। बची हुई कौन थी, लाड मलिका, है ना। बहार खां लोहानी की जो विधवा थी दूदू बेगम, उससे भी शादी कर लिया और पूरे साम्राज्य का सत्ता इसके हाथों में आ गया। उसी तरह चुनार के किले का जो सत्ता था वो लाड मलिका के हाथ में था, उससे भी जाके ये शादी का प्रस्ताव रखते हैं और उससे भी शादी करते हैं। आइए देखते जाओ, और सा देखते हैं। बाप चार को किया तो बेटा कम थोड़े है उससे, है ना। बाप चार तो बेटा दो जरूर करता है। तो ताज खां की विधवा पत्नी थी लाड मलिका, तो लाड मलिका से भी जाके वो शादी कर लेता है और चुनार के किले पर पूरी तरह से इसका नियंत्रण हो जाता है, ठीक है, लाड मलिका। चलिए दूसरा अभियान आपको बताए थे 1532 में दोहरिया का युद्ध या दौराहा का युद्ध, एक ही नाम है, दोहरिया का ही, ये दौराहा का।
इसमें बताए थे हुमायूं का युद्ध था। 1532 में हुमायूं ने आक्रमण किया था दोहरिया क्षेत्र में, और उस समय यहाँ का जो शासक था मेन रूप से जिसका सत्ता चल रहा था महमूद लोदी, महमूद लोदी का। ठीक है, तो महमूद लोदी की तरफ से शेर खान लड़ा था इसमें। महमूद लोदी की ओर से जो था शेर शाह लड़ा था दोहरिया के लिए। हाँ, इसी की ओर से जो है शेर शाह भी दोहरिया के युद्ध में हुमायूं से लड़ा था। ठीक है, फिर जाके एक संधि हो जाता है, और संधि के तहत जो है समझौता हो जाता है। तो शेर शाह जो है अपने एक पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के संरक्षण में भेज देता है। ठीक है, क्योंकि पहले से उसको पता था मुगल का, अपने पुत्र को ही भेज देता है कि वहाँ हुमायूं का क्या राजनीतिक व्यवस्था है, उसका क्या है, उसको जानने के लिए फिर से उसको भेज देता है। 1532 में जो था दोहरिया, वो महमूद लोदी की ओर से लड़ा था शेर शाह। दोहरिया या देवरिया एक ही है। हाँ? कुतुब 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 ठीक है, तो 32 में लड़ा था महमूद लोदी के तरफ से। यह क्वेश्चन पूछा गया है, दोहरिया के युद्ध में शेर शाह किसकी ओर से लड़ा था? मुगल की ओर से नहीं था, मुगल से तो वैरी हो गया था, भाग गया था वहां से, अपने पुत्र को भेज दिया। तो 1537 में इसका एक बंगाल अभियान होता है, बंगाल अभियान, और बंगाल अभियान में भी इसका क्या होता है, जीत हो जाता है। ये छोटा छोटा अभियान था। मेन अभियान इसका दो ही अभियान है, एक चौसा का युद्ध, दूसरा उसका बंगाल अभियान शेर शाह के द्वारा कब हुआ था? 1537 में हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल रूप से आपको याद रखना है। मेन अभियान दो है, पहला जो है आपका चौसा का युद्ध, जो हम हुमायूं के पढ़ाने के दौरान पढ़ाए थे आपको 1539 में। किसके साथ? हुमायूं के साथ। और इसी युद्ध में हुमायूं कहाँ गिर गया था? किस नदी में गिरा? कर्मनाशा नदी में, जिससे कहा जाता है कि उसका कर्म क्या हो गया, पूरा कर्म नाश हो गया, है ना, पूरा कर्म नाश हो गया इसी नदी में। फिर जाके वो जीवन भर उसका नाश ही होता रहा। ठीक है, तो चौसा का युद्ध हुआ तो हुमायूं के साथ। इसमें क्या हो गया था? जीता था कौन? शेर शाह। ठीक है, तो इसी युद्ध के बाद जो है वो किसका उपाधि धारण करता है? शेर शाह को, है ना। शेर शाह का उपाधि धारण करता है आपका वो चौसा के युद्ध में। देखिए, नाम से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछेगा कि शेर शाह के बचपन का क्या नाम? फरीद खां। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। बचपन का नाम फरीद खां। शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी? बहार खां लोहानी, जौनपुर का जो शासक जमींदार था बहार खां लोहानी ने दिया, है ना, लोहानी या लोहानी। फिर पूछा कि फरीद खां या शेर खां शेर शाह की उपाधि धारण कब करता है? चौसा के युद्ध में। कब करता है? चौसा के युद्ध में हुमायूं को परास्त करने के बाद जो है शेर शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हजरत आला के नाम से, सुल्तान आदिल के नाम से, ये सब इसका उपाधि है। ये उपाधि पूछा गया कि हजरत आला की उपाधि किसे मिला है? हजरत आला, हजरत आला, सुल्तान आदिल, ये सब उपाधि है इसका। जब दक्षिण बिहार का बन गया शासक, उस समय उन्होंने हजरत आला, सुल्तान आदिल का उपाधि धारण किया था। हजरत आला, सुल्तान आदिल, ये हजरत आला वाला उपाधि बहुत बार पूछा गया है। हजरत आला किसकी उपाधि है? शेर शाह का उपाधि। ठीक है, इस तरह से शेर शाह, शेर खां, है ना, ये सब इसका उपाधि के रूप में अपने शक्ति के कारण जाना है।
सुल्तान आदिल, हजरत आला, शेर शाह, शेर खां, सब ये फरीद खां का ही नाम है। तो ये इसका पहला निर्णायक युद्ध था, जिससे इसको आभास हो गया कि दिल्ली सल्तनत पे हम कब्जा कर सकते हैं। सुल्तान आदिल, हजरत आला सुल्तान आदिल। चलिए, दूसरा जो युद्ध आपको बताए थे 1540 का बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, तो ये मेन रूप से साम्राज्य स्थापित युद्ध था। मेन रूप से साम्राज्य स्थापित पूछेगा कि मुगल साम्राज्य में सूर्यवंश की स्थापना जो है ना, किस युद्ध के बाद हुआ? तो यही बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, यूपी का क्षेत्र। इसी युद्ध के बाद सूर्यवंश का क्या हो गया? मुगल साम्राज्य में सूर्यवंश का स्थापना हो गई दिल्ली पर। दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ गया सुल्तान आदिल शेर शाह के नाम से। ठीक है, पूरी तरीके से बिलग्राम का युद्ध, इस युद्ध ये निर्णायक युद्ध, सूर्यवंश की स्थापना। हाँ, सूर्यवंश की दिल्ली पे सूर्यवंश का स्थापना कब हुआ? तो 1540 है ना। बिलग्राम का युद्ध जो कन्नौज का युद्ध है, उसी समय दिल्ली पर सूर्यवंश की स्थापना माना जाता है। मतलब ये दिल्ली में हुआ। दिल्ली उस समय तो इधर उधर भटक रहा था, कहीं बाबर के पास जा रहा है, कहीं बाहर खान लोहानी के पास, कभी किसके पास जा रहा है, कभी हुमायूं से लड़ रहा है, कभी महमूद लोधी का साथ दे रहा है। ठीक है, इस तरह कर रहा था। पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित नहीं कर, पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित करता होगा 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध से, है ना। एक बिहार का शासक सोच लिए दिल्ली के मुगल साम्राज्य को परास्त करके अपना एक साम्राज्य सूर्यवंश का स्थापना कर दिया 1540 ईस्वी। ठीक है, 1541 ईस्वी में जो था, इन्होंने पटना का स्थापना किया। पटना को पाटलिपुत्र बोला है। ठीक है, पटना को पहले पाटलिपुत्र उदयन के द्वारा बनाया गया था। तो पटना जो नाम दिया वो शेरशाह सूरी ने ही 1541 ईस्वी में पटना शहर जो नाम दिया, पटना जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, पटना पटना जान रहे हैं। पहले पाटलिपुत्र था, पाटिल ग्राम, है ना। इसके बाद पाटलिपुत्र, अब हो गया पटना। ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही नाम दिया गया है पटना। पूछेगा पटना का स्थापना किसने किया? तो शेरशाह सूरी। पूछेगा पाटिल ग्राम या पाटलिपुत्र का, तो वो उदयन हो, है ना, वो उदयन का है। चलिए, डाक प्रथा का पहली बार प्रचलन जो था दिल्ली सल्तनत में, इन्हीं के द्वारा हुआ। डाक प्रथा का प्रचलन पहली बार, डाक प्रथा का जो प्रचलन है वो इन्हीं के द्वारा शुरुआत किया गया था। डाक प्रथा जो आप रोड देख रहे हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको बोलते हैं जीटी रोड, है जीटी रोड जिसको बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका भी स्थापना या इसका जो विस्तार किया वो आपका शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया। जीटी रोड बंगाल से लेकर बंगाल, आगरा, दिल्ली से लेकर लाहौर तक जो सड़क बना हुआ है वो किसने बनाया शुरुआत? शेरशाह सूरी ने। पूछता है, कभी पूछ देगा आपको ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक? तो बंगाल आगरा होते हुए, है ना, बंगाल आगरा दिल्ली होते हुए लाहौर तक का जो सड़क है जिसको जीटी रोड बोलते हैं, उसका जो निर्माण किया शेरशाह सूरी ने ही किया। बंगाल आगरा होते हुए दिल्ली से लाहौर, ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। इन्होंने 23 टकसाल का स्थापना किया। 23 टकसाल, टकसाल समझते हैं ना, पैसा छापने वाला,
है ना, सिक्का वगैरह जो सब छापता है ना, उसको टकसाल बोलते हैं। तो 23 टकसाल का स्थापना किया, ठीक है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का स्थापना किसने किया? शेरशाह सूरी ने। पूछेगा ग्रैंड ट्रंक रोड किन किन शहरों को जोड़ता है? ठीक है, तो बंगाल, आगरा, दिल्ली और लाहौर किन किन शहरों को जोड़ता है, ये पूछेगा। ये किन किन शहरों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो बंगाल, आगरा, दिल्ली से लाहौर तक के शहर। 23 टकसाल का स्थापना किया था, यानी कि मुद्रा छापने वाला मशीन। 23 टकसाल। बहुत सारा इन्होंने कहा है, 200 से अधिक सराय का स्थापना किया था। सराय का भी स्थापना किया था। सराय समझते हैं ना, भागलपुर वाला सराय, सराय चौक गए हैं। सराय का मतलब होता है ठहरने का स्थान। सराय का क्या मतलब होता है? ठहरने का स्थान। बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा जगह जगह रोड पर देखिएगा बनाता है ठहरने का, यात्री पड़ाव बनाता है ना, उसी को सराय बोलते हैं। बहुत सारा सराय का भी स्थापना किया था, है ना, बहुत सारा सराय का भी स्थापना किया था आपका शेरशाह सूरी। तो ये सब मेन काम है इसका। चलिए, 1542 ईस्वी में जो था, एक और इसका अभियान होता है ना, राजपूतों के विरुद्ध। 1542 ईस्वी में एक राजपूतों के विरुद्ध जो क्षेत्र था मालवा, मालवा पर अधिकार होता है। मालवा पर अधिकार होता है 1542 ईस्वी में। फिर आपका 1543 ईस्वी में जो था रायसीना पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है आपका। रायसीना जो पहाड़ी है, इसी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसीलिए सब डूब जाएगा, वो नहीं डूबेगा, है ना। दिल्ली में बाढ़ आ जाता है तो राष्ट्रपति भवन बचा रहता है, संसद डूब जाएगा, सिर्फ लाल किला डूब जाएगा, ये नहीं डूबता है। मालवा पर विजय करता है, मालवा पर विजय, है ना। 1543 में रायसीना पर, जिसका जो संरक्षक था वो था पूरनमल, है ना। पूरनमल उसका संरक्षक था, राजपूत शासक रायसीना पहाड़ी का। इससे युद्ध करता है, इसको भी परास्त कर देता है। राजपूत शासक था ये, है ना, परास्त कर देता है इसको भी, पूरनमल को भी। और इस क्षेत्र कि जितनी भी औरतें बची, सबने जौहर प्रथा अपना ली। जौहर प्रथा बताया था आपको, है ना, गड्ढा खोद के आग लगा के उस पे, हाँ, तो वो हो गया जौहर। हाँ, उस तरह यहाँ भी इन्होंने पूरनमल के साथ जो युद्ध किया था, तो वहाँ पूरनमल परास्त हो गया था। तो सभी महिलाओं ने क्या किया था, यहाँ पर भी जौहर प्रथा अपनाया था। गड्ढा खोद के अपने आप को आहुति दे रहे, है ना, सीता की तरह सती। इस क्षेत्र की जितनी महिलाएं, हाँ, सभी ने जौहर प्रथा अपनाई। रायसीना पहाड़ी क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं, शेरशाह सूरी को द्वितीय अफगान शासक भी बोला जाता है। पहला अफगान शासक था आपका इब्राहिम लोधी, है ना। आपको बताए थे दिल्ली सल्तनत में 4 गो तुर्क शासक, एक अफगान शासक था। जो पहला अफगान शासक था
जो आप बोलते हैं लोधी वंश का, बहलोल लोधी। और ये दूसरा अफगान शासक, नहीं बहलोल लोधी तो संस्थापक था, इब्राहिम लोधी तो अंतिम शासक। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, लेकिन संस्थापक किसको बोला गया? बहलोल लोधी, है ना। चलिए, तो द्वितीय अफगान शासक के रूप में भी शेरशाह को जाना जाता है। द्वितीय अफगान शासक के रूप में, दक्षिण बिहार का वास्तविक संस्थापक के रूप में, है ना, हजरत आला के रूप में जाना जाता है, सुल्तान आदिल के रूप में जाना जाता है। इस तरह इसका उपनाम बहुत सारा है, जिससे कि क्वेश्चन बार बार पूछता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, पटना का स्थापना 1541 में किसके द्वारा हुआ? शेरशाह के द्वारा हुआ, है ना। डाक प्रथा का प्रचलन शुरुआत किसने किया? शेरशाह की। कहा जाता है कि जो अकबर है वो शेरशाह के ही अग्रणी है। अकबर जो है शेरशाह के अग्रणी है। अग्रणी कहने का मतलब शेरशाह के द्वारा जितना भी सामाजिक कार्य किया गया था उसका देख के अकबर ने किया बहुत सारा काम, है ना। इसके बाद अकबर का ही शासन चलता है। तो सूर्यवंश इस तरह से साम्राज्य जो था, है ना, 1545 में एक कालिंजर का अभियान होता है। एक कालिंजर का अभियान होता है 1545 ईस्वी में, और इसी अभियान में क्या हो जाता है? शेरशाह का मृत्यु हो जाता है। कालिंजर के अभियान में ही शेरशाह का मृत्यु हो जाता है। कालिंजर के क्षेत्र में एक नर्तकी बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। कालिंजर के क्षेत्र में एक नर्तकी जो है बहुत ही सुंदर थी, इसका नाम नर्तकी याद रखिए, नाम पता एक नर्तकी थी, है ना। इसी कारण ये एक बार कालिंजर पर अभियान करता है, दोबारा करता है अभियान, और इसी अभियान के तहत जो है ना, हाँ, नर्तकी के चक्कर में, नचनिया के चक्कर में ही क्या हो, जान चल गया, है ना। इसी युद्ध में जो था एक आग्नेय शास्त्र का प्रयोग हो रहा था, इसका नाम था उक्का। इसी युद्ध में एक आग्नेय शास्त्र का प्रयोग हो रहा था, इसका नाम था उक्का। आग्नेय शास्त्र, आग निकलता था, आग का गोला, बारूद, है ना। उक्का नामक आग्नेय शास्त्र का प्रयोग हुआ था कालिंजर के अभियान में, है ना। उसी उक्का जो निकला आग का गोला, तो जाके जो है वो शेरशाह सूरी को ही लगा, है ना। कालिंजर अभियान में वो बारूद का गोला जो निकला उक्का से, वो शेरशाह सूरी को ही लग गया, और 22 मई 1545 को इसका मृत्यु हो गया। डेट नहीं पूछता है, 1545 पूछेगा। 22 मई 1545 को मृत्यु हो गया शेरशाह सूरी। नचनिए खातिर जान चल गई, है ना। हुक्का नामक दोबारा गया था उसी के लिए, उसी को पाने के लिए गया था, है ना। अभी देखते हैं ऑर्केस्ट्रा जहाँ होता है फटाफट एकदम गोलियाँ छोड़, कितना नर्तकी मर गई, गोली लग गया। 22 मई 1545 को शेरशाह का मृत्यु हो गया। इससे तो उक्का नामक आग्नेय शास्त्र से 22 मई, डेट इम्पोर्टेंट उतना नहीं, डेट ये इम्पोर्टेंट है 1545 कब हुआ। कालिंजर का जो उस समय शासक था वो लिख लीजिए, क्वेश्चन आता है कीरत सिंह, जिससे युद्ध कर रहा था कालिंजर उस समय, उस वहाँ था कीरत सिंह, ठीक है। तो अंतिम अभियान उसका कौन हो गया? कालिंजर का अभियान। अंतिम अभियान कालिंजर का अभियान हुआ 1545, ठीक है, कीरत सिंह के विरुद्ध। कीरत कौन से कालिंजर, कौन से कीरत। देखिए
चलिए, नापने तोलने के लिए इन्होंने सन की डंडी का प्रयोग करता था। सन की डंडी जो कि 32 इंच का था। भूमि का जो माप करता था वो सन की डंडी, जो बोलता था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी का किसने किया? सिकंदर लोदी ने। तो जो गजे सिकंदरी जो था वही था इसके समय में सन की डंडी, जो 32 इंच का था। उसी से वो भूमि का नाप क्या करता था, है ना? गजे सिकंदरी जिसको बोलते, सन की डंडी। इसका जो क्षेत्र था, प्रशासनिक क्षेत्र जिस पे शासन करता था, 3 क्षेत्रों में। प्रशासनिक जो क्षेत्र था इसका, सूबा, यानी कि जो समाज का जो क्षेत्र जो शासन करता था जिस तरह से, वो 3 क्षेत्र था, सूबा, सरकार और परगना। जैसे हम लोग ग्रीक वैदिक काल में पढ़े थे, जैसे कुल होता है, ग्राम होता है, विश्व होता है, जन होता है, जनपद होता है, महाजनपद होता है। शेरशाह के द्वारा 3 तरह से शासन होता था। एक सूबा जो प्रांत होता था, दूसरा प्रांत था सरकार, और तीसरा प्रांत था परगना। ठीक है, सूबा, सरकार और परगना, ये 3 ही क्षेत्र थे। सूबा हो गया आपका ग्रामीण, सरकार जिला होता था, परगना राज्य क्षेत्र। ठीक है, सूबा हो गया आपका प्रखंड स्तर पर, ये हो गया सरकार मतलब जिला स्तर पर, और तीसरा ये हो गया राज्य स्तर। 3 स्तर पर इसका शासन चलता है। ठीक है, इसके लगान का जो राजस्व था, राजस्व वो 1/3 इसके समय में 50% था। इसके समय में लगान जो है वो 50% कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, इसके समय में 1/3। ये प्रशासनिक क्षेत्र 3 को था इसका, सूबा, सरकार और परगना। इसके राजस्व का जो था वो 1/3 था, है ना? 3 भाग में जो है 1 भाग सरकार को देना है। आप जितना उपजा कीजिएगा उसका 1 भाग जो किसको देना है? सरकार को देना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में था आधा भाग देना है। ठीक, झारखंड में ये परगना झारखंड नहीं हुआ, ये क्षेत्रों को बांटा गया। झारखंड तो परगना, संथाल परगना बोलते हैं, वो अलग है संथाल परगना। ये उसका कैटेगरी हुआ। जैसे कैसे बोलते हैं, प्रखंड हो गया, प्रखंड के बाद जिला हो गया, जिला के बाद राज्य हो गया, राज्य के बाद देश हो गया। उसी तरह इसका 3 क्षेत्र बांटा गया। ठीक है, सूबा, सरकार और परगना, 3 क्षेत्रों में बांटा गया। और तो कुछ वैसा है नहीं। चलिए, इस तरह से इसको आपने क्या देखा, ये था आपका शेरशाह के द्वारा। शेरशाह के द्वारा ये था आपका क्षेत्र। शेरशाह के बाद भी इसका जो वंश चलता है वो कुछ समय तक चलता है। इन्होंने 5 साल तक किया, इसके बाद जो वंश आता है इसका पुत्र जो होता है ना, उसने शासन करता है, लेकिन वो उतना मजबूत नहीं रहता है। आपको बताया कि 1555 में जो अंतिम युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध होता है, जिस युद्ध के बाद क्या होता है, हुमायूं का पुनः वापसी। हुमायूं का पुनः वापसी किसके साथ होता है? सिकंदर सूर, सूर्यवंश का अंतिम शासक सिकंदर सूर के साथ 1555 में युद्ध होता है। इसके बाद हुमायूं का फिर से वापसी हो जाता है दिल्ली सल्तनत।
ठीक है, दिल्ली सरकार 1555 में, और सूरवंश का समाप्ति 1555 में हो जाता। अंतिम शासक कौन हो गया? सिकंदर सूर। बस इतना से याद करना। सरहिंद का युद्ध, सूरवंश का अंतिम युद्ध जो हो गया सरहिंद का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? सिकंदर सूर और हुमायूं के साथ। जिसके बाद जो था हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हो जाता है, और 56 में दीन पनाह में वो दीन हो जाता है। एक दिन मतलब दिवस होता है, एक दिन मतलब गरीब, नहीं? तो इस तरह से शेरशाह का कुछ इम्पोर्टेंट कार्य था, कुछ युद्ध था, इससे क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट आपको पढ़ना अकबर के बारे में।